हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। आज है 4 जुलाई और मंडे के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है उससे पहले आपने जो हमने कल एक एजेंसी की थी WHO के बारे में हमने देखा था। तो आपने अभी पहले तो ये बताना है कि WHO UN का पार्ट है या नहीं है, नंबर 1 क्वेश्चन आपका। नंबर 2 आपने WHO का हेडक्वार्टर बताना है। अब अगर आप इसको कमेंट सेक्शन में अच्छे वे से बताते हो तो फिर हम कल को एक नई एजेंसी करेंगे ये बड़े अच्छे वे से डिटेल्ड में। अब जो पहली न्यूज़ है दिस इज़ रिलेटेड टू GS2। यहाँ पे मैंने आपको उस दिन भी बताया था, हमने बात की थी, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर का एनालिसिस फॉलो कर रहे हो तो कि जो बीजेपी है उसने अपना जो स्पीकर है ना, स्पीकर की जो पोस्ट है उसके बारे में हमने बताया था कि संडे को उसका बोला जा रहा है कि उसको लगा दिया जाएगा, एक स्पेशल सेशन भी रखा गया। तो उसमें अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो ट्रस्ट वोट है आज डलेगी, ट्रस्ट वोट के बाद में इनको स्पीकर बना दिया जाएगा और इनका नाम क्या होगा, यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे इनका नाम होगा स्पीकर राहुल नार्वेकर। ठीक है, राहुल नार्वेकर। तो इनको यहाँ पे स्पीकर बनाया जा रहा है। इसके बारे में हमें क्या जानकारी होनी चाहिए ऑन फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें स्पीकर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए उनके बारे में देखते हैं। तो ये इस तरह से आपका एक प्रॉपर चैप्टर हो जाएगा जो कि स्पीकर का चैप्टर बुक में दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़ जो आर्टिकल 93 है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो ऑफिस है, जो इलेक्शन है उसके बारे में बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है इलेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद में जो स्पीकर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और सेरिमोनियल हेड ऑफ द हाउस है। उसके बाद में जो हर एक हाउस है पार्लियामेंट के, जैसे लोअर हाउस और अपर हाउस, उसको प्रिजाइड करने के लिए उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो कौन है, स्पीकर। अब इसमें अगर हम देखें तो लोकसभा में आप स्पीकर और डिप्टी स्पीकर देखते हो, और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पे आप देखते हो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन फॉर दी राज्यसभा। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री को अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो यहाँ पे स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर है जो उसका ऑफिस है वो ओरिजिनेट हुआ 1921 में अंडर द प्रोविजन मॉन्टैग कैमल्सफर्ड रिफॉर्म्स 1919, इंडिया एक्ट ऑफ 1919। और इस टाइम पे जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है उनको हम प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट बोलते थे, जो कि एक सेम नोमेनक्लेचर चलता रहा 1947 तक। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं तो इसने जो प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट है उस चीज़ को, मतलब 1919 में अगर हम बात करते हैं तो इसका हम बोलते थे प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट, लेकिन जब 1935 की हम बात करें तो उसमें लिखा हुआ था इसको बदल के कर दो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। लेकिन वो जो चीज़ है प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट वो 1947 तक चलता रहता है। अगर हम ऑफिस ऑफ स्पीकर की बात करें लोकसभा में तो ये हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी इन दी कंट्री है, द लोकसभा विच इज़ हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी इन दी कंट्री, जो लोकसभा है। अब उसमें जो स्पीकर है वो प्रिजाइड करता है और डे टू डे फंक्शनिंग देखता है। और इलेक्टिंग द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट, है ना, ये सबसे पहला एक्ट रखता है जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं, असेंबली की बात करते हैं तो ये सबसे पहली चीज़ रहेगी जब हम स्पीकर को इलेक्ट करेंगे। अगर हम इलेक्शन ऑफिस ऑफ द स्पीकर की बात करें तो क्राइटेरिया क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको स्पीकर चाहिए मेंबर ऑफ द मतलब उसको स्पीकर जो चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वो मेंबर ऑफ द हाउस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 अगर हम बात करते हैं कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन एज सच प्रिस्क्राइब नहीं है स्पीकर के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की और लॉज ऑफ द कंट्री, ये एक कंसीडर्ड इसको कंसीडर किया जाता है एक मेजर एसेट ऑफ द फॉर द होल्डर ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर। अगर हम बात करते हैं जो यूजली अगर देखा जाए जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी का बन जाता है, ठीक है जी। और ये जो प्रोसेस है ये इवॉल्व हुआ ओवर द ईयर्स, जहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है वो नॉमिनेट करती है अपने कैंडिडेट को आफ्टर इनफॉर्मल कंसल्टेशन विद लीडर्स ऑफ द अदर पार्टीज। अगर हम इस कन्वेंशन की बात करते हैं तो ये कन्वेंशन क्या इंश्योर करती है कि जो स्पीकर है वो इंजॉय करेगा रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ द हाउस। अगर हम वोटिंग की बात करें तो जो स्पीकर है वो वोट करता है, ठीक है। जो वोटिंग है वो स्पीकर के लिए वोट कौन करेगा, अलॉन्ग विद डिप्टी स्पीकर इलेक्टेड अमंग दी लोकसभा मेंबर्स, ठीक है। और वो सिंपल मेजोरिटी से प्रेसिडेंट वोटिंग से वोटिंग होती रहती है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो टर्म जो स्पीकर की है वो ऑब्वियसली जितना लोकसभा का रहेगा इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेक्स्ट लोकसभा फॉर द 5 ईयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद में जो स्पीकर है एक बार जब इलेक्ट हो जाए तो वो एलिजिबल है फॉर दी री इलेक्शन, मतलब 5 साल के लिए वो वहाँ पे उसको इलेक्ट किया गया तो वो दोबारा से 5 साल के लिए भी री इलेक्ट किया जा सकता है। तो जब भी लोकसभा डिसॉल्व होएगी जो स्पीकर है वो अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ता, अपने ऑफिस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये कंटिन्यू करता है जब तक नई लोकसभा मीटिंग नहीं होती,
ठीक है, तो स्पीकर का ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रोल और पावर्स की बात करें तो इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है, फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन दी हाउस, वही होएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन से मैटर्स रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज प्रोविजंस, जैसे कि कोई रूलिंग्स हो गया, कुछ भी हो गया, तो ज्वाइंट सीटिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ज्वाइंट सीटिंग अगर होती है राज्यसभा प्लस लोकसभा की, उसको भी जो प्रेजाइड है वो कौन करता है? स्पीकर ही करता है। सम्मन करना, ठीक है जी, मतलब सपोज कर लो सच ए सिटिंग इज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट टू सेटल अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑन अ बिल। सपोज करके चलते हैं कि कोई डेडलॉक हो गया किसी बिल के ऊपर, तो एक ज्वाइंट सीटिंग बिठाई जाएगी। ज्वाइंट सीटिंग को जो प्रेजाइड है वो करेगा स्पीकर, लेकिन जो चीज़ आपने याद रखनी उसको समन करता है प्रेसिडेंट। अजानमेंट ऑफ सीटिंग है जो, वो ऑब्वियसली कौन करता है? स्पीकर करता है। जो कास्टिंग वोट का मतलब कि अगर कहीं पे टाई हो जाए तो टाई को ख़त्म करने के लिए कास्टिंग वोट, अगर डेडलॉक हो जाए, सपोज मेजॉरिटी से हमने पास करवाना है किसी बिल को, और पास करवाने से पहले हमें पता चला कि भाई यहाँ पे 100 वोट्स ना में और 100 वोट्स हाँ में है, तो उसको टाई को ख़त्म करने के लिए ये काम करेगा। मनी बिल, कोई भी बिल जो पेश किया गया वो मनी बिल है या नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? स्पीकर देगा, और वो डिसीजन क्या रहता है? बाइंडिंग रहता है, फाइनल रहता है। डिस्क्वालीफाइंग मेंबर, ये भी उनका काम है। जो डिफेक्शन 52nd अमेंडमेंट, वो भी हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया कि उसके अंडर अगर किसी को डिफेक्ट करना हो, वो भी किसका काम रहेगा? यहाँ पे स्पीकर का। 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रूल किया दैट डिसीजन ऑफ द स्पीकर इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब जो 52nd अमेंडमेंट के अंदर हमने बात भी की थी, और इस केस का नाम आपको याद होगा, चलो मैं ही बताता हूँ आपको, कि हो तो होलोहन केस, ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप की, उसको भी चेयर करता है ये, एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी क्या करता है यहाँ पे अपना एक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटीज, जितनी भी कमेटीज है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन करता है? स्पीकर यहाँ पे करता है, वो दिखाई देता है। प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस क्या है? जो स्पीकर है वो गार्डियन है राइट्स का और प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस का। डिपेंड्स सोलली ऑन द स्पीकर टू रेफर एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज टू द कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस फॉर एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट। रिमूवल की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली अगर तो इफ़ ही सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, अगर वो चाहते हैं कि भाई मैं तो लोकसभा का मेंबर बनना चाहता हूँ, ठीक है, मैं स्पीकर की पोस्ट को, वो अपने आप वेकेट हो जाएगी। अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया और लिख के दे दिया डिप्टी स्पीकर को। अगर क्या होता है कि भाई रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के हर एक मेंबर ने मतलब मेजोरिटी से उनको खुद बोला कि भाई हम आपको क्या करना चाहते हैं? रिमूव करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह का रेजोल्यूशन पेश करने से पहले 14 डेज का उनको एडवांस नोटिस हमें देना पड़ता है। सो ये जो रेजोल्यूशन है फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, वो प्रिजाइड नहीं कर सकते लेकिन वो वोट कर सकते हैं, ये चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है दिस इज ऑल रिलेटेड टू GS1 सोसाइटल पार्ट ट्राइबल्स, ठीक है, और मोर ओवर GS2 ऑल्सो ट्राइबल्स। यहाँ पे ट्राइबल वीमेन जो MP में सेट अब्लेज ओवर लैंड डिस्प्यूट। अब यहाँ पे ये जो विमेन है शी बिलोंग टू सहारिया ट्राइब। सो सहारिया ट्राइब विच इज़ नथिंग बट अ PVTG, particularly vulnerable tribal group. UPSC has asked already a question in the prelims over PVTG, on the PVTG particularly vulnerable tribal group, कि ये होते क्या है और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। हम भी देखेंगे PVTG के बारे में। लेकिन ये सहारिया ग्रुप जो ट्राइब है आपने याद रखना है, दिस ट्राइब इज़ ऑफ MP मध्य प्रदेश। ये एक PVTG है। हम अब PVTG के बारे में जानकारी लेते हैं, ये है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्पीकर का हमें सारा कर लिया, आपको दोबारा से बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेते हो। ट्राइबल वीमेन की यहाँ पे हम बात करें अगर, तो यहाँ पे एक जो चीज़ 1973 में जो देबर कमीशन है उसने क्रिएट किया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप PTG। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप एक सेपरेट कैटेगरी बना दी गई ट्राइबल ग्रुप्स में से, ठीक है जी। लेकिन 1975 में हमने देखा कि, और एडिशनली 1993 में अगर हम देखते हैं तो टोटल 75 PVTGs हमारे यहाँ पे निकल के आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो PVTG हमें देखने को मिले वो कहाँ पे है? उड़ीसा में, और फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। 2006 में PTG का जो नाम है वो बदल के रख दिया गया PVTG। पहले ये प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप था, लेकिन अब क्या हो गया? पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दिस इज़ अबाउट GS3 एनवायरमेंटल सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। सो ये GS3 का हमारा पार्ट मानी जाती है। GS3 में एनवायरमेंट, सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया गया है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक की मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल,
लेकिन यहाँ पे आप ढेर देख सकते हो कि कितना ज़्यादा सिंगल यूज़ प्लास्टिक पड़ा है। अब ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता क्या है, आपने कई बार प्लास्टिक देखा होगा जिस पे लिखा रहता है क्रश आफ्टर यूज़। मतलब क्या है, आप उसको एक ही बार यूज़ कर सकते हो, अगर रिपीटेटिव वे में बार बार यूज़ करोगे इट विल हार्म द बॉडी, ठीक है, इट विल हार्म दी ह्यूमन बॉडी, इट विल हार्म द इन्वायरमेंट, इट विल हार्म ईच एंड एवरीथिंग। सो ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है इसको फिर क्या करते हैं, इसको लेकर जाते हैं, जो ऑब्वियसली प्लास्टिक के जो डिस्पोजेबल के रूल्स बनाए हुए हैं उसमें लिखा हुआ है जिसका प्लास्टिक है जिस कंपनी का, वही उसको डिस्पोज ऑफ करेगी, उसको रिन्यूएबल करने का काम करेगी। सो यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को 1 जुलाई से बैन कर दिया गया है। और आपने एक ना चीज़ देखनी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की ही वहाँ से मैंने ट्विटर से उठाई थी, कम्युनिटी जो पोस्ट है हमारे चैनल की, वहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का एक पोस्टर शेयर किया गया है। उसमें सिर्फ देख लेना कौन कौन सी प्लास्टिक है वो जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंदर आती है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग अगेन ट्राइबल सेक्शन GS1 एज वेल एज GS3 एज वेल एज GS2। यहाँ पे एक ट्राइबल वीमेन जिनका नाम है सरोजनी मोहंता, ठीक है जी, उनके नाम पे एक फॉरेस्ट का नाम रखा गया है जिसका नाम है सरोजनी वना। ये बात है उड़ीसा की। यहाँ पे इस विमेन ने कम से कम 95% ऑफ सैपलिंग्स को 4 एकड़ में सेव किया, प्रोटेक्ट किया। तो इनका नाम पे वो जो अपना फॉरेस्ट है उसको रखा गया है, मतलब ओवर 3000 ट्रीज। अब वो बढ़ेंगे, अब वो बड़े होंगे, ऑब्वियसली वो आगे काम आएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ में हमने डिस्कस करना है वेकअप कॉल। वेकअप कॉल किस चीज़ के लिए भाई? वेकअप कॉल है रिगार्डिंग दी लैंडस्लाइड्स। हमने उस दिन भी बात किया था और इसमें वेकअप कॉल में नंबर 1 पॉइंट है यहाँ पे फ्लड, ठीक है, उस तरह से जैसे हमने सिलचर एरिया में देखा, वहाँ पे असम में के भी किसी ने एम्बैंकमेंट को तोड़ दिया, तो ये तो फ्लड के बारे में वेकअप कॉल। नंबर 2 लैंडस्लाइड्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, मणिपुर में लैंडस्लाइड हुई, जिसका जो डेब्रिस था वो जेई रिवर में क्या हो गया, कलेक्ट हो गया जाता है और उसको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से एक डैम लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अगर वो ब्रीच नहीं होता तो उसकी वजह से जो वाटर है वहाँ पे स्टोर होने लग जाता और साथ वाले जो एरियाज़ है वहाँ पे भी फ्लड लाइक कंडीशन बन सकती थी। सो यहाँ पे बोला जा रहा है जो मिनिस्ट्री है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से कॉजेज है जो कि लैंडस्लाइड्स को यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। सो एक जो चीज़ है यहाँ पे हम लिथोग्राफी, ये वो सारी चीज़ों को हमें देखना चाहिए, हैवी रेनफॉल। मोर ओवर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है लैंडस्लाइड्स के लिए उसको भी डेवलप करने की बात की जा रही है और ये काम करेगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन अभी तक इस तरह का कुछ नहीं किया गया, बट दिस इज़ दी वेकअप कॉल। डॉस्ड बाय इन्फ्लेशन, यहाँ पे हमने कल भी डिस्कस किया PMI के बारे में। ये जो आर्टिकल है ये रिलेटेड है GS3 के साथ में, और ये जो ऊपर वाला आर्टिकल है दिस इज रिलेटेड टू GS1 एज वेल एज GS3। GS1 में दिस इज पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी एंड GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पे मैं बात करता हूँ इन्फ्लेशन के बारे में। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, आपने कल वाली अगर वीडियो देखी तो आपने बताना है कौन रिलीज करता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को चलते हुए हमने यही देखा कि जो प्राइस का प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और हमने देखा कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर उसकी जो आउटपुट है वो इतनी खास रियल टर्म्स में नहीं बढ़ी। लेकिन जो कोर सेक्टर्स है, 8 कोर इंडस्ट्रीज़, अगर हम बात करते हैं जून मंथ की, ठीक है, अभी जुलाई स्टार्ट हुआ, जून मंथ की जून 2022 और जून 2021 के साथ में कंपेयर करते हैं तो हमें ग्रोथ दिखती नज़र आएगी। वो तो रीज़न ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर आपको यही नहीं पता चल रहा है कि जून 2021 में लॉकडाउन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, तो उस इम्पैक्ट के साथ में जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई थी। लेकिन 2022 में इस तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो वो ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। हाउएवर ये जो ग्रोथ है यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये ऑप्टिकल इल्यूजन यहाँ पे क्रिएट कर रही है बाय लो प्रोडक्शन इन द ईयर अर्लियर पीरियड, लेकिन इतनी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल नॉट बिलोंग टू दी UPSC सिलेबस, मतलब इस तरह से बहुत ही ज़्यादा वो भी नहीं हो सकते हम, एक्सट्रीम पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन हाँ बिल्कुल सारी यहाँ पे बोला गया है। अगर हम बात करते हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में, डायनेस्टी मुक्त भारत, वो सारा एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी कस्टोडियल डेथ। कस्टोडियल डेथ का मतलब क्या है? जब भी कोई कस्टडी में है, एंड स्पेशली पुलिस कस्टडी, नॉट दी जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी में पुलिस स्टेशन में लेकर जाया जाता है, मैं आपको डाउट क्लियर कर दिया, और जुडिशियल कस्टडी में जेल में लेकर जाया जाता है। जुडिशियल कस्टडी में जो इंसान है, जो क्रिमिनल है, वो मजिस्ट्रेट के अंडर रहता है, और पुलिस कस्टडी में, पुलिस स्टेशन में वो पुलिस के अंडर रहता है। यहाँ पे ये किसी भी तरह से इंटेरोगेशन करते हैं, यहाँ पे वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मजिस्ट्रेट की है। अगर उसको एक हाथ भी कोई लगा देगा तो वो सारा का सारा मजिस्ट्रेट उसको, जो पुलिस वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा कोई भी सज़ा दे सकता है।
अब यहाँ पे कस्टोडियल डेथ का मतलब है वाइल इंटेरोगेशन जो पुलिस है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। 2001 से 2018 में जो डेटा सामने आया है वो सिर्फ डेटा जो सामने आया है, जो नहीं आया वो अलग है 1727, और इसके लिए सिर्फ 26 पुलिसमैन को कन्विक्ट किया गया है, ठीक है, फॉर सच डेथ। तो जो इनका इंटेरोगेशन का मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है। कस्टोडियल जो डेथ है वो कॉमन है डिस्पाइट इनॉर्मस टाइम एंड मनी बीइंग स्पेंट ऑन दी ट्रेनिंग पुलिस को बहुत ज़्यादा मतलब पैसे लगाए जाते हैं, सरकार पैसे लगाती है कि उनको ट्रेन करने के लिए, लेकिन वो फिर भी वो अपनी 3rd डिग्री 4th डिग्री जो भी उनकी डिग्री है 6th डिग्री वही ऑप्ट करने की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, बॉडी कैमराज हैं, कुछ और चीज़ें हैं जिससे मतलब जो कस्टोडियल डेथ है उसको हम प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएंगे। मोरोवर अगर आपने किसी से वो जो चीज़ है वो कहलवानी है तो यहाँ पे और भी चीज़ें जैसे DDT हो गया, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम हो गया, इस तरह की चीज़ें जो कि इन्वेस्टिगेटिव टूल्स हैं। इन 2010 सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला था कि भाई जो कोर्ट है उन्होंने ऑब्जर्व किया पर ये जो लोग हैं जो पुलिस वाले हैं वो ना तो नार्को एनालिसिस करते हैं, पॉलीग्राफी नहीं करते, ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं करते, लेकिन वो अपना ही टेस्ट बनाते हैं और वो अपना टेस्ट क्या है वो जो 3rd डिग्री या 4th डिग्री जो भी डिग्री है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे BFS की बात की गई है। BFS क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा था ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम, जिससे पता चल जाता है जो इंसान है वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। मोरोवर जो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना है उसने एक ऑटोमेटेड इंटेरोगेशन टेक्नोलॉजी भी क्रिएट की है यहाँ पे, जिसका नाम है ऑटोमेटेड वर्चुअल एजेंट फॉर ट्रुथ असेसमेंट इन द रियल टाइम अवतार। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से हम इस तरह की जो चीज़ें वो कर सकते हैं और जो कस्टोडियल डेथ है उसको बचाया जा सकता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है इट इज़ रिलेटेड टू इंडियाज़ प्लास्टिक प्रॉब्लम। यहाँ पे एक रिपोर्ट, यहाँ पे जो रिपोर्ट है डेटा फ्रॉम द डाउन टू अर्थ स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट 2022 रिपोर्ट शोज दैट 35% ऑफ जो इंडिया का प्लास्टिक वेस्ट है वो मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग है विच आर नॉन रिसाइकलेबल, वो नॉन रिसाइकलेबल है। मोर ओवर अगर हम बात करते हैं जो 68% प्लास्टिक वेस्ट है वो एंड होता है कहाँ पे, डंप साइट्स पे, लैंडफिल्स पे। सिर्फ 12% को रिसाइकिल किया जाता है और 20% को मतलब जलाया जाता है, बर्न किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं जो इंडिया है वो जनरेट करता है 9.5 kg ऑफ मिसमैनेज्ड वेस्ट दैट आर एट हाई रिस्क ऑफ एंटरिंग दी ओशन। ठीक है जी, यहाँ पे ये चीज़ आपने पहले तो ये रिपोर्ट यहाँ पे पहले तो याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो जो आपने को पता होगा आइसक्रीम की स्टिक्स हो गया, थर्मोकोल हो गया, प्लेट्स हो गया, कप्स, ग्लासेस, फॉक्स, स्पून्स, नाइफ, स्ट्रॉस, ट्रेज, रैपिंग और पैकेजिंग फिल्म्स एंड सिगरेट पैकेट्स ये बैन कर दिए गए हैं, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन इतना खास दिया नहीं गया। तो इसका सोल्यूशन नहीं होएगा तो लोग अभी भी यूज़ करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ऊपर हमने फ़ोटो भी देखी। इसके टाइप्स रहते हैं इंडिया के प्लास्टिक में, टाइप्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, आपने याद रखना है। एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू GS3 इन्वायरमेंटल सेक्शन। यहाँ पे सबसे पहले है PS पॉलीस्ट्रीन। पॉलीस्ट्रीन एक इनएक्सपेंसिव रेसिन है जो कि हर एक जगह पे आपको मिलेगा। बेवरेज कप हो गए, एग कार्टन्स हो गए यहाँ पे, और डिस्पोजेबल डिनरवेयर हो गया, इस तरह की चीज़ें। ये वर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिक है। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है, मतलब HDPE जिसको हम बोलते हैं। ये इनक्रेडिबली रेसिस्टेंट रेसिन है। ग्रोसरी बैग हो गए, मिल्क जग हो गए, रिसाइकलिंग बिन्स हो गए, अमंग अदर्स। पेट है पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट। ये जो चीज़ है ये फूड एंड ड्रिंकिंग पैकेजिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। ये प्रिवेंट करती है ऑक्सीजन फ्रॉम स्पॉइलिंग द कंटेंट इनसाइड। इट इज़ मोस्ट वाइडली रिसाइक्ल्ड प्लास्टिक इन दी वर्ल्ड। ये फिर भी ठीक है, लेकिन ये सिर्फ हमारे यहाँ पे 12% है। इससे जो हेल्थ है वो भी ठीक रहती है। आपने देखा होगा कि कई बार बॉटल्स के नीचे लिखा रहता है पेट, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे 5 इस तरह से जो मार्क रहता है उसमें 5 या 7 वो थोड़ा हार्ड रहता है। ठीक है जी। PP पॉलीप्रोपिलीन can withstand high temperature, are used in Tupperware, car parts, thermal waste and among others. LDP low density polyethylene, simplest structure of all plastic, making it easy and cheap to produce. Plastic bags, various container and not often recycled. Multi-layered packaging जो हमने बात किया, aluminum foil and others, they are used for packaging. They are non-recyclable at commercial sale. राइट। सो इसकी पुअर मैनेजमेंट है, आपके सामने है। सरकार बहुत बार बोल चुकी है कि प्लास्टिक को अलग से डाल दो, मुझे ड्राई अलग वेट अलग, वो भी नहीं अभी तक किसी ने किया अच्छे वे से। तो ये जो मिसमैनेज्ड है वेस्ट की, वो एक अच्छे वे से ओशंस तक लेके जा रही है किस चीज़ को, प्लास्टिक को। और ओशंस में गायर्स बन रहे हैं, प्लास्टिक गायर। एक बार आप गूगल करना या यूट्यूब करना प्लास्टिक गायर्स, आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ है।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है, स्ट्रेन्स ऑन इंडिया रशिया डिफेंस कॉपरेशन, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब इस कुछ नहीं खास दिया हुआ। तो यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स और हार्डवेयर की बात की जा रही है। तो अभी तो जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी यूक्रेन के साथ में, हमें ये लगता था कि हमारे पास 8 to 10 मंथ्स के ये जो स्पेयर्स हैं और सप्लाईज है वो है, लेकिन अभी वो जो चीज़ें हैं, वो जो स्ट्रेन्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ टाइमलाइन लैप्सेस हैं, शिपिंग डिलेज हैं जो पॉसिबल हैं। ठीक है जी, हमें क्यों चाहिए थे? बिकॉज ऑफ आपको पता ही है इंडिया चाइना कंडीशन ऑन दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे, फंक्शनिंग ऑफ एनआईए। दिस न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू GS2 एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये किस तरह से फंक्शन करती है हमने वैसे पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन दोबारा से डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ ये आई कब थी? जब ये 26/11 का हमारा मुंबई टेरर अटैक हुआ, बहुत ही गंदे लेवल का। तो वहाँ पे 2008 में, नवंबर 2008 में जब ये होता है, उसके बाद में इन दिसंबर 2008 फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर P चिदम्बरम इंट्रोड्यूस द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल, NIA बिल। उसके बाद में जो एजेंसी है वो एग्जिस्टेंस में आती है ऑन दिसंबर 31, 2008, और ये स्टार्ट होती है फंक्शनिंग इन 2009। NIA के बारे में अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल एजेंसी है जो कि मैंडेटेड है टू इन्वेस्टिगेट ऑल द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। फ्रेंडली रिलेशन हो गए, फॉरेन स्टेट्स हो गए, एंड ऑफेंसेज अंडर दी स्टैट्यूटरी लॉज इनेक्टेड टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स, कन्वेंशंस, रेजोल्यूशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये जो दीज इंक्लूड टेरर एक्ट हो गया, ठीक है, पॉसिबल लिंक्स विद क्राइम हो गया, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स हो गया, ड्रग्स हो गया, फेक इंडियन करेंसी, ये सारा का सारा NIA देखता है। हमने पहले भी डिस्कस किया। NIA जो है वो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में जितने भी ऑफेंसेस है उसको देखेगा। जैसे कि अगर हम शेड्यूल ऑफेंसेस की बात करें जो NIA के शेड्यूल में लिखा हुआ है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, एटॉमिक एनर्जी, अनलॉफुल एक्टिविटीज़, एंटी हाईजैकिंग, अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट सेफ्टी ऑन सिविल एविएशन, सार्क कन्वेंशन, suppression of terrorism, suppression of unlawful activities, safety on maritime navigation, platforms on continental shelf act, weapons of mass destruction and their delivery system, Indian Penal Code, Arms Act and Information Technology Act। और सितंबर 2020 में जो सेंटर है उसने एम्पावर किया NIA को टू ऑल्सो प्रोव ऑफेंसेज अंडर दी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट दैट आर कनेक्टेड टू दी टेरर केसेस। ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखी, क्लियर बात। और अगर कोई इंडियन सिटीजन बाहर जाके भी किसी तरह का क्राइम करता है, उस पर भी जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो NIA का प्रॉपर वे में रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग GS2 जनरल स्टडीज़ 2 पॉलिटी वाला और कॉन्स्टिट्यूशन वाला। यहाँ पे जो FCR है वो अमेंड हुआ था, दोबारा से अमेंड किया गया है। वहाँ पे बोला गया था कि जो लोग हैं वो विदाउट इंटीमेटिंग दी मिनिस्ट्री वो 1 लाख रुपए तक मंगवा सकते हैं बाहर के लोगों से, लेकिन अभी बोल दिया गया है 10 लाख रुपीज़ तक वो रिसीव कर सकते हैं इंडियंस जो लोग हैं विदाउट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर आप 10 लाख से ऊपर अपने बाहर वाले लोगों से जो आपके बाहर गए हैं उससे मंगवा रहे हो तो आपको पहले 30 दिन के अंदर अंदर बताना था, लेकिन अब आपके पास 90 डेज़ का टाइम रहेगा कि हमने इतने पैसे बाहर से मंगवाए हैं और ये हमारा सोर्स है। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आज हमने डिस्कस करनी है, दिस इज़ रिलेटेड टू GST डिसीजन एंड अगेन दिस इज़ रिलेटेड टू GST2 एंड एज वेल एज GS3। GST डिसीजन अपसाइड डेयरी फार्मर्स। यहाँ पे 47th मीटिंग होती है GST काउंसिल की, चंडीगढ़ में हुई थी। यहाँ पे जो प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड कर्ड है या लस्सी है या बटर मिल्क है, यहाँ पे उस पर जो टैक्स है वो इंक्रीज़ किया गया, वहाँ पे 5% कर दिया गया, पहले टैक्स नहीं था। उसके बाद में जो प्री पैक्ड के बाद में जो पैकिंग के बाद में जो जहाँ पे मशीनरी हम यूज़ करते हैं जैसे कि मिल्किंग मशीन्स होगी ये वो, वहाँ पे 12 था, अभी कितना हो गया 18%। इसकी वजह से जो डायरी फार्मर्स है वो क्या है, अपसेट है यहाँ पे सरकार के साथ में। नेक्स्ट ये न्यूज़ है, ये बड़ी ही थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि दिस इज रिलेटेड टू GS3 इकोनॉमिक्स वाला। WTO में ये आता है GI टैग। सो GI टैग यहाँ पे एक मयूरभंज जगह है जो कि भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा में मयूरभंज एक जगह है, वहाँ पे एक चटनी बनाई जाती है। वो किसकी चटनी है? चींटियों की चटनी, एंट चटनी। एंट चटनी ये सुपर फूड माना जाता है वहाँ पे। ठीक है जी, और ये उड़ीसा की जो ट्राइब्स है वो बहुत पसंद करती है, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं, माउथ वाटरिंग है ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चीज़ है। इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा जो रेड वीवर्स हैं, जो चींटियाँ हैं, जो रेड वीवर चींटी है उससे लोग दूर रहते हैं क्योंकि वो शार्प पेन करती है जब वो स्टिंग मतलब अपना इन्फ्लिक्ट करती हैं, और रेडिश बम्प्स ऑन दी स्किन। जो वीवर एंट्स हैं ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में खाई जाती हैं। इसकी जो चटनी है उसका नाम है काई चटनी। ठीक है, इसको GI टैग देने की बात की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है।
इसमें जो ये जो फूड है, ये जो चींटियों वाला फूड है, इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, कॉपर, फाइबर, 18 एमिनो एसिड्स, इतना कुछ मिलता है जो कि बूस्ट करता है इम्यून सिस्टम को और कीप डिजीज एट दी बे। यहाँ पे जो GI रजिस्ट्री है काई चटनी को, मतलब अगर अप्लाई होगा तो ये हाइजेनिक वे से बननी स्टार्ट हो जाएगी। जो वीवर एंड्स हैं उसको ओइसोफाइला सेमरगैडिना बोला जाता है, ठीक है। सेमराडीना ये अबडेंटली फाउंड है मयूरभंज में, थ्रू आउट द ईयर मिलती हैं। ये नेस्ट बनाती हैं विद लीव्स ऑफ द होस्ट ट्रीज़। ये जो ट्राइब्स है मयूरभंज, ये कंज्यूम करती है काई चटनी और उसका सूप। मोरोवर इससे तेल भी तैयार किया जाता है। जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें जो चींटियाँ उसको डाल के रख दिया जाता है 30 दिनों के लिए, तो उसको बाद में यूज़ करते हैं। वो कहते हैं जी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आप खा सकते हो काई चटनी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ जो आज हमने डिस्कस करनी है, दिस इज रिलेटेड टू मास टेस्टिंग इज़ द न्यू नॉर्मल इन चाइनाज कैपिटल। जीरो कोविड स्टेटस को आगे बढ़ाते रहने के लिए भूटान ने जो 5 दिन का क्वारंटाइन पीरियड था उसको बंद कर दिया है, तो आप जा सकते हो भूटान में घूमने के लिए। सो आज के न्यूज़पेपर में इतनी न्यूज़ है। अगले न्यूज़पेपर, अगली अपडेट्स के लिए चैनल पे आप इसको सब्सक्राइब करिए, बच्चों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, मेट्स के साथ में इधर उधर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।